जब भी हमारी जिंदगी में दर्द बढ़ता है, तनाव बढ़ता है या मन भारी महसूस करता है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि इसकी वजह बाहर की परिस्थितियां हैं। लोग ठीक नहीं हैं, हालात हमारे पक्ष में नहीं हैं, जिंदगी वैसी नहीं चल रही जैसी हमें चाहिए। लेकिन द सरेंडर एक्सपेरिमेंट की सबसे पहली और सबसे गहरी सीख यही है कि असली समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारी कंट्रोल की चाहत है। जरा ध्यान से सोचिए, हम हर समय ये तय करना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा काम सफल होना चाहिए, कौन सा इंसान हमें समझे, कौन सी परिस्थिति हमें सुख दे। और जब जिंदगी हमारी इस लिस्ट से अलग कुछ कर देती है तो अंदर तुरंत विरोध शुरू हो जाता है। मन कहता है, ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही अंदर का विरोध धीरे धीरे दर्द बन जाता है। माइकल सिंगर बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि जिंदगी हमें दर्द नहीं देती, हमारा रेजिस्टेंस दर्द पैदा करता है। जब हम किसी अनुभव को स्वीकार नहीं करते, जब हम उसे गलत ठहराते हैं, तभी अंदर तनाव पैदा होता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक वही है, लेकिन कोई शांति से बैठा है और कोई गुस्से से तिल मिला रहा है। फर्क ट्रैफिक में नहीं, फर्क उस इंसान के अंदर चल रहे कंट्रोल में है। हम बचपन से ये सीखते आए हैं कि जिंदगी को कंट्रोल करना आना चाहिए, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि जिंदगी कंट्रोल होने वाली चीज ही नहीं है। जिंदगी एक बहाव है और हम उसे दीवार बनकर रोकना चाहते हैं। जब बहाव दीवार से टकराता है तो टकराव होता है, आवाज होती है, नुकसान होता है। वही नुकसान हमारे भीतर चिंता, डर और बेचैनी के रूप में दिखाई देता है। लेखक बताते हैं कि हमारे मन के अंदर एक लगातार बोलने वाली आवाज होती है। वही आवाज हर चीज को जज करती है। ये सही है, ये गलत है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। ये आवाज हमें लगता है कि मैं हूं, लेकिन असल में यही आवाज हमारी सबसे बड़ी कैद है। क्योंकि जब तक ये आवाज चीजों को कंट्रोल करना चाहती है, तब तक हम शांति महसूस ही नहीं कर सकते। कंट्रोल की चाहत हमें भविष्य में ले जाती है, डर पैदा करती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। और जब मन भविष्य में चला जाता है, तब वर्तमान में रहना असंभव हो जाता है। सिंगर कहते हैं कि शांति हमेशा अभी में होती है, लेकिन कंट्रोल हमेशा आगे की चिंता में होता है। इसलिए ये किताब शुरुआत ही इस सच्चाई से करती है कि अगर हमें सच में मुक्त होना है, हल्का महसूस करना है, तो हमें ये देखना सीखना होगा कि हम कहां-कहां जिंदगी से लड़ रहे हैं। क्योंकि लड़ाई बंद होते ही बिना कुछ बदले अंदर की शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। यहीं से द सरेंडर एक्सपेरिमेंट की यात्रा शुरू होती है। जिंदगी को बदलने से नहीं, बल्कि जिंदगी के साथ लड़ना छोड़ने से। जब माइकल सिंगर ने यह समझना शुरू किया कि जिंदगी में असली परेशानी घटनाएं नहीं, बल्कि उनके प्रति उनका अंदरूनी विरोध है, तभी उनके भीतर एक साहसिक विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं हर उस चीज से लड़ना बंद कर दूं जो मेरे मन को पसंद नहीं है, तो क्या होगा? अगर मैं अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से जिंदगी चलाने की बजाय जिंदगी को मुझे चलाने दूं, तो क्या होगा? यहीं से उनका प्रयोग शुरू हुआ। उन्होंने इसे किसी दर्शन या सिद्धांत की तरह नहीं लिया, बल्कि एक व्यवहारिक प्रयोग की तरह देखा। उन्होंने खुद से यह वादा किया कि अब वे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, डर और पूर्व धारणाओं को फैसलों का आधार नहीं बनाएंगे। जब भी जिंदगी उनके सामने कोई स्थिति रखेगी, वे पहले अंदर उठने वाले विरोध को देखेंगे और फिर जानबूझकर उस विरोध के आगे झुकने से मना कर देंगे। यह बहुत जरूरी बात है। सिंगर ये नहीं कहते कि उन्होंने सोच विचार करना छोड़ दिया या समझदारी से काम लेना बंद कर दिया। उन्होंने बस ये छोड़ा कि मन के डर और पसंद उन्हें नियंत्रित करें। जैसे ही कोई मौका आता और मन कहता ये मेरे लिए नहीं है या ये असुविधाजनक है, वे उसी क्षण रुकते और खुद से पूछते, क्या ये डर बोल रहा है या जीवन मुझे कुछ सिखाने आया है? अपने पहले कदम में उन्होंने खुद को पूरी तरह से जीवन के बहाव में सौंपने का निर्णय लिया। इसका मतलब यह नहीं था कि वे निष्क्रिय हो गए, बल्कि इसका मतलब था कि वे अब अंदर से बंद नहीं रहेंगे। जहां जीवन दरवाजा खोलेगा, वे उसे देखने देंगे, भले ही वो दरवाजा उनके आराम क्षेत्र से बाहर क्यों ना हो। वे बताते हैं कि शुरुआत में यह बेहद असहज था। मन बार बार चेतावनी देता था, ये गलत है, ये सुरक्षित नहीं है, ये तुम्हारी योजना में नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये आवाज हमेशा अतीत के अनुभवों और भविष्य के डर से बनी होती है, ना कि वर्तमान की सच्चाई से। इस प्रयोग का पहला वास्तविक परिणाम यह था कि उनके भीतर एक नई खुलापन पैदा हुआ। जब उन्होंने अंदर से ना कहना छोड़ा, तो जीवन में ऐसे अनुभव आने लगे जिनकी उन्होंने कभी योजना नहीं बनाई थी। और हर बार जब वे उस अनुभव को स्वीकार करते, तो उन्हें यह एहसास होता कि जीवन उन्हें तोड़ नहीं रहा,
बल्कि विस्तार दे रहा है। सिंगर कहते हैं कि यह पहला कदम बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही सबसे क्रांतिकारी कदम है, अपने मन को जीवन के रास्ते में रुकावट बनने से हटाना। जब मन पीछे हटता है तब जीवन आगे आता है, और यही उनका प्रयोग था, देखना कि अगर मैं रास्ते से हट जाऊं तो जीवन मुझे कहां तक ले जा सकता है। यहीं से उनका समर्पण कोई विचार नहीं बल्कि जिया हुआ अनुभव बन गया। माइकल सिंगर कहते हैं कि जब उन्होंने जीवन के बहाव को स्वीकार करने का प्रयोग शुरू किया, तब सबसे पहले जिस चीज से उनका सामना हुआ वो थी उनकी अपनी पसंद और नापसंद। हम अक्सर सोचते हैं कि पसंद नापसंद हमारी पहचान है, लेकिन लेखक बताते हैं कि यही पसंद नापसंद हमारी सबसे बड़ी बेड़ियां भी हैं। हर दिन हमारे भीतर लगातार प्रतिक्रियाएं उठती रहती हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद। और जैसे ही नापसंद पैदा होती है वैसे ही अंदर तनाव शुरू हो जाता है। सिंगर ने यह बहुत गहराई से देखा कि कोई भी चीज खुद से दुख नहीं देती। दुख तब पैदा होता है जब मन कहता है मुझे ये नहीं चाहिए था। उन्होंने ये समझा कि पसंद और नापसंद सच्चाई नहीं होती, ये हमारे पिछले अनुभवों, यादों और कंडीशनिंग का परिणाम होती हैं। जैसे किसी को शांति में अकेले रहना अच्छा लगता है और किसी को भीड़ में। स्थिति वही है, अनुभव अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि परेशानी स्थिति में नहीं बल्कि हमारे मन के फिल्टर में है। पहला सबक यही था कि जब तक हम अपनी पसंद नापसंद के गुलाम हैं, तब तक हम जीवन के खुले आकाश में उड़ नहीं सकते। लेकिन जैसे ही हम उन्हें देखना और छोड़ना सीखते हैं, जीवन भारी नहीं लगता, वो बहने लगता है। पहले सबक में माइकल सिंगर ने यह देख लिया था कि पसंद और नापसंद ही अंदर के संघर्ष को जन्म देती हैं। लेकिन अगला प्रश्न और भी व्यावहारिक था। अगर मन किसी चीज को नापसंद करता है तो उस पल किया क्या जाए? यहीं से दूसरा सबक शुरू होता है, जिसे वे हर चीज को हां कहना कहते हैं। यहां हां कहने का अर्थ लोगों की हर बात मान लेना या खुद को नुकसान में डालना नहीं है। सिंगर बहुत स्पष्ट करते हैं कि ये हां बाहर की दुनिया के लिए नहीं बल्कि अंदर की प्रतिक्रिया के लिए है। जब कोई परिस्थिति सामने आती है और मन तुरंत विरोध करता है, उसी क्षण भीतर से यह स्वीकार करना कि जो हो रहा है वो अभी की सच्चाई है। वे बताते हैं कि ज्यादातर दुख इसलिए होता है क्योंकि हम वर्तमान क्षण को अस्वीकार कर देते हैं। हम चाहते हैं कि अभी कुछ और हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो हो रहा है वही इस पल है। उसे नकारने से कुछ नहीं बदलता, उल्टा भीतर का तनाव बढ़ जाता है। एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस का अभ्यास बहुत सरल लेकिन गहरा है। जैसे ही कोई असहज स्थिति आए, शरीर में जकड़न, मन में शिकायत या डर, तो सबसे पहले उस प्रतिक्रिया को दबाने की कोशिश न करें, उसे महसूस करें और भीतर से लड़ना बंद कर दें। सिंगर इसे सॉफ्टनिंग कहते हैं, अंदर से नरम हो जाना। वे बताते हैं कि जब आप अंदर से हां कहते हैं तो ऊर्जा का बहाव रुकता नहीं, लेकिन जब आप नहीं कहते हैं तो वही ऊर्जा अटक जाती है और वही अटकी हुई ऊर्जा बेचैनी, गुस्से और डर में बदल जाती है। एक्सेप्टेंस उस ऊर्जा को फिर से बहने देती है। इस अभ्यास में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि स्थितियां वैसी ही रहीं, लेकिन उनका असर बदल गया। वही घटनाएं जो पहले भारी लगती थीं, अब हल्की लगने लगी, क्योंकि अब वे उनसे लड़ नहीं रहे थे। सिंगर ये भी स्पष्ट करते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब निष्क्रियता नहीं है। आप स्थिति को स्वीकार करते हैं, फिर जो सही कदम है वो उठाते हैं। फर्क बस इतना है कि अब कदम डर, गुस्से या विरोध से नहीं बल्कि शांति से उठता है। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जितना अधिक वे हां कहते गए, उतना ही जीवन उन्हें कम डराने लगा, क्योंकि डर तभी होता है जब हम किसी चीज से भागना चाहते हैं। जो स्वीकार हो गया वो डर पैदा नहीं करता। यही दूसरा सबक था। जीवन को बदलने से पहले जीवन को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि स्वीकार्यता के बिना कोई परिवर्तन भीतर से नहीं आता। एक्सेप्टेंस का अभ्यास करते करते माइकल सिंगर के भीतर एक बहुत गहरी समझ उभरने लगी। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वे घटनाओं से लड़ना छोड़ते गए, वैसे वैसे उनके भीतर एक स्थिरता पैदा होने लगी। परिस्थितियां बदल रही थीं, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, लेकिन उनके भीतर जो शांति थी वो अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही। यहीं से तीसरा और सबसे मूल्यवान सबक सामने आता है। आंतरिक शांति कोई भावना नहीं है जो आती जाती रहे, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सिंगर कहते हैं कि दुनिया हमें यह सिखाती है कि सफलता, सुरक्षा और सुख बाहर से आते हैं, लेकिन उनका अनुभव बिल्कुल उल्टा था। बाहर की उपलब्धियां आती जाती रहीं, लेकिन भीतर की शांति ही वो आधार बनी
जिस पर सब कुछ टिक पाया। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से देखा कि जब मन शांत होता है तभी स्पष्टता आती है, और जब स्पष्टता होती है तभी सही निर्णय संभव होते हैं। ज्यादातर लोग गलत निर्णय इसलिए नहीं लेते कि वे अज्ञानी हैं, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका मन अशांत होता है। डर, लालच और असुरक्षा निर्णयों को धुंधला कर देते हैं। सिंगर बताते हैं कि आंतरिक शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। चुनौतियां आती रहीं, कभी बहुत बड़ी भी, लेकिन फर्क ये था कि अब वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं ले रहे थे। जब कुछ कठिन होता तो मन पहले की तरह टूटता नहीं था। भीतर एक जगह ऐसी बन गई थी जो हर परिस्थिति को देखने में सक्षम थी। वे इसे सीट ऑफ अवेयरनेस कहते हैं, वो जगह जहां से आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को देखते हैं, न कि उनके अंदर फंस जाते हैं। जब व्यक्ति इस जागरूकता में टिक जाता है तब बाहरी हलचल भीतर अशांति नहीं बन पाती। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर कोई चीज है जिसकी रक्षा हर हाल में करनी चाहिए तो वो यही शांति है, क्योंकि जैसे ही शांति टूटती है व्यक्ति फिर से मन के हाथों चलने लगता है, और मन हमेशा डर और नियंत्रण की तरफ ले जाता है। इस सबक में सिंगर ये नहीं कहते कि शांति पाने के लिए जीवन छोड़ दो या दुनिया से अलग हो जाओ। वे कहते हैं कि शांति के साथ जीवन जियो, काम करो, निर्णय लो, रिश्ते निभाओ, लेकिन उस अंदर की स्थिरता को खोए बिना। आखिरकार ये स्पष्ट हो गया कि जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति को संभाल लेता है वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। उसके लिए जीवन बोझ नहीं बनता, बल्कि एक स्वाभाविक बहाव बन जाता है। माइकल सिंगर की पूरी यात्रा, पूरा प्रयोग और इस किताब का हर अनुभव अंत में हमें एक ही सच्चाई तक ले आता है। चिंता और डर का असली कारण भविष्य नहीं है, बल्कि वर्तमान से हमारा विरोध है। हम डरते नहीं हैं कि क्या होगा, हम डरते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कुछ न हो। और जब जीवन हमारे चाहिए और नहीं चाहिए से अलग चलता है, तभी भीतर घबराहट पैदा होती है। सिंगर बहुत स्पष्ट कहते हैं कि चिंता कोई बाहरी समस्या नहीं है, ये अंदर की एक आदत है। आदत हर स्थिति को पहले से नियंत्रित करने की, लेकिन जीवन को पहले से नियंत्रित करना असंभव है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि वो सब कुछ संभाल सकता है, वही सबसे ज्यादा असहाय महसूस करता है। उनका अंतिम रहस्य बहुत सरल है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो क्रांतिकारी है। जो हो रहा है उससे मत लड़ो। डर आए तो उसे महसूस करो, लेकिन उससे भागो मत। चिंता आए तो उसे देखो, लेकिन उसे भविष्य मत बनने दो। जीवन कठिन हो तो भीतर से सख्त मत बनो, बल्कि नरम रहो। सिंगर ने यह देखा कि जैसे ही उन्होंने परिस्थितियों से लड़ना छोड़ा, डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगा, क्योंकि डर को ताकत मिलती है विरोध से। जो स्वीकार हो गया वो डर नहीं बन सकता। यहां एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। डर भविष्य में रहता है, शांति वर्तमान में रहती है। और जो व्यक्ति वर्तमान से जुड़ना सीख जाता है, वो भविष्य के डर से अपने आप मुक्त होने लगता है। किताब हमें यह नहीं सिखाती कि डर को खत्म कैसे करें, बल्कि ये सिखाती है कि डर को महत्व देना कैसे छोड़ें। जब डर आता है और आप फिर भी खुले रहते हैं, तो डर खुद कमजोर हो जाता है। यही स्थायी मुक्ति है। आखिर में सिंगर ये नहीं कहते कि जीवन आसान हो जाएगा। वे कहते हैं कि आप जीवन के सामने खुले रहना सीख जाओगे, और खुलापन ही असली स्वतंत्रता है। जब आप जीवन के बहाव में विश्वास करना सीख लेते हैं, तब चिंता का कोई आधार नहीं बचता। यही द सरेंडर एक्सपेरिमेंट का अंतिम रहस्य है। जिंदगी को जीतना नहीं है, जिंदगी से लड़ना छोड़ना है। अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अपने ही मन की आवाज सुनाई दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए आप किस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करके थक चुके हैं, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी एक इंसान की भी चिंता कम कर सकता है, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। याद रखिए, जब आप जीवन पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब जीवन भी आपको संभालना शुरू कर देता है।